Hello students, you are most welcome in video class of Make My Career. I am Sanjay Dwivedi with a new topic of biology. Today's topic is Fluid Mosaic Model. लास्ट वीडियो लेक्चर में हम मोजाइक मॉडल से पहले के मॉडल पढ़ाए थे, इसमें दो मॉडल पढ़ाए थे। एक का नाम था PLLP मॉडल, दूसरे मॉडल का नाम था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। PLLP मॉडल को ही हम सैंडविच मॉडल कहते हैं, जबकि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन मॉडल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि रॉबर्टसन ने इसको प्रपोज किया था। PLLP मॉडल या सैंडविच मॉडल डैनियली और डेप्सन के द्वारा दिया गया था, इसलिए उसको हम लोग डैनियली डेप्सन मॉडल कहते हैं। इसमें जो पहला मॉडल है सैंडविच मॉडल या PLLP मॉडल, ये इनिशियल स्टेज का मॉडल है। उसके बाद पाया गया रॉबर्टसन के द्वारा कि जितनी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है वो अपनी कंपोजिशन में एक जैसी होती हैं, तो उनके यूनिट की पढ़ाई करना यूनिट मेम्ब्रेन के नाम से पढ़ाया गया। इन दोनों मॉडल में प्रोटीन और लिपिड का जो अरेंजमेंट बताया गया, उसमें ये बताया गया कि कुल 3 लेयर हैं। ऊपर की तरफ प्रोटीन लेयर है, नीचे की तरफ प्रोटीन लेयर है, और बीच में इसके लिपिड की लेयर है। ये लिपिड लेयर है, ये प्रोटीन लेयर है, और ये भी प्रोटीन लेयर है। ये जो लिपिड लेयर है, इसका एक एंड हाइड्रोफिलिक है जो हेड कहलाता है, और दूसरा एंड जो टेल है यह हाइड्रोफोबिक है। ये दोनों हाइड्रोफोबिक एंड आपस में जुड़े रहते हैं वान डर वाल्स फोर्स के द्वारा, और इस तरह से यह लिपिड लेयर 2 मॉलिक्यूल्स की होती है, 2 मॉलिक्यूल्स की होती है। इसको हम बाई मॉलिक्यूलर लिपिड लेयर बोलते हैं। इन दोनों लिपिड लेयर के ऊपर नीचे इन दोनों मॉडल में प्रोटीन की लेयर बताई गई। अब बात को समझिए कि 2 मॉडल देने के बावजूद यूनिट मेम्ब्रेन का कंपोजिशन एक्सप्लेन क्यों नहीं हुआ, या क्या प्रॉब्लम थी जिसको दूर करने के लिए हमें पढ़ना पड़ रहा है अगला मॉडल, जिसका नाम फ्लूइड मोजाइक मॉडल है। उसका कारण यह है कि केमिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। द लिपिड कंटेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन is of 3 categories. The most abundant lipid content of plasma membrane is phospholipid, which is unsaturated fats and liquid at normal temperature. बात को आप समझ गए होंगे। जो लिपिड मॉलिक्यूल है उसके 3 फॉर्म हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसमें से जो मेन और इंपॉर्टेंट फॉर्म है उसका नाम फॉस्फोलिपिड है, और फॉस्फोलिपिड अनसैचुरेटेड फैट होते हैं जो सामान्यतः नेचुरली लिक्विड फॉर्म में होते हैं। यदि यह लिपिड लिक्विड फॉर्म में है तो वह बीच में दोनों प्रोटीन लेयर के बीच में अरेंज नहीं हो सकता, फिर तो उस लिपिड के लिक्विड में प्रोटीन के मॉलिक्यूल सस्पेंडेड पाए जाएंगे या फ्लोट करते हुए पाए जाएंगे। अब बात समझ गए होंगे कि इन 2 मॉडल के द्वारा जो भी एक्सप्लेनेशन दिया गया वह प्रोटीन और लिपिड के रियल जो केमिकल कंपोजिशन है मेम्ब्रेन के, वो फुलफिल नहीं होते थे। और उनको ध्यान में जब हम रखते हैं तो ये दोनों मॉडल अपनी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और इस वजह से नए मॉडल जिसका नाम फ्लूइड मोजाइक मॉडल है प्रपोज किया गया। आगे बढ़ते हैं। फ्लूइड मोजाइक मॉडल जिसने प्रपोज किया उसका नाम सिंगर एंड निकोलसन है। देखिए लिखा है, इट वॉज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इस बात को याद रखे रहेंगे। जब एक से अधिक किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मॉडल हो तो आपसे हर बार एग्जाम में पूछा जाएगा वाइडली एक्सेप्टेबल मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, द आंसर इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अगला सवाल आएगा कि यह मॉडल किस बात पर आधारित था। द मॉडल वॉज बेस्ड, दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक। ये भी याद रखना है, फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक। आप एक बात को समझ सकते हैं, आप एक बर्फ का टुकड़ा लें, थाल में लें, एक टब में लें, और उसमें कुछ देर के बाद पाएंगे कि बर्फ के टुकड़े लिक्विड में कन्वर्ट हो गए नॉर्मल टेम्परेचर पे, और जो बर्फ के टुकड़े हैं उस पर फ्लोट कर रहे हैं। यह फ्लोटिंग में कुछ इस तरह से होगी कि जो बड़े बड़े टुकड़े होंगे उनकी पहुंच
सतह से लेके ऊपर तक होगी और जो छोटे टुकड़े होंगे वो वाटर के सरफेस पे तैर रहे होंगे। यही बात फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक कहलाती है। अब इस मॉडल के द्वारा क्या बताया जा रहा है, जिसकी बेसिक्स हमने बताया आपको, उसको पॉइंट वाइज आपको समझना है। पहला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इन द सेंटर देयर इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। याद रखना है, सेंट्रल पार्ट अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इज मेड अप ऑफ phospholipid bilayer with their polar phospholipid bilayer with their, ये दो बार रिपीट हो गया है, हाइड्रोफोबिक इंड, एक तरह का हाइड्रोफिलिक इंड है जो हेड है, जो ग्लिसरॉल का बना है एंड ऑन आउटर सरफेस की तरफ होगा वो, और टू नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल्स टूवर्ड द सेंटर, और सेंटर की तरफ टू नॉन पोलर, हम डायग्राम बना के दिखाते हैं। ये हेड है और ये टेल है। ये आउटर सरफेस की तरफ हेड होगा जो ग्लिसरॉल का बना होगा, और ये जो हाइड्रोफोबिक एंड हैं ये टू चेन्स ऑफ फैटी एसिड्स के बने होते हैं, और ये सेंटर की तरफ फेस किया रहेगा। जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसका अरेंजमेंट ऐसा है। द ग्लोबुलर प्रोटीन डू नॉट फॉर्म कॉन्टिन्यूअस लेयर। क्यों नहीं बनते ग्लोबुलर प्रोटीन के कॉन्टिन्यूअस लेयर? इसलिए नहीं है कि लिपिड फ्लूइड होने की वजह से उस पर वो फ्लोट करने लगेगा, कॉन्टिन्यूटी उसकी मेंटेन नहीं रहेगी। दीज प्रोटीन्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक को बोलते हैं इंट्रिंसिक, इसी को आज के डेट में हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन वो है जो पेरिफेरल है। डायग्राम से समझिए, ये तो हो गए लिपिड के दो मॉलिक्यूल, जिसका आउटर सरफेस की तरफ का जो एंड है वो हाइड्रोफिलिक है, जो सेंट्रल है वो हाइड्रोफोबिक है, और इसके ऊपर प्रोटीन की कंपाउंड पाए जाएंगे, प्रोटीन के मॉलिक्यूल पाए जाएंगे। जो बाहर पाया जाएगा उसको हम एक्सट्रिंसिक बोलेंगे, और जिसकी पहुंच ऊपर से लेकर नीचे तक होगी उसको हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन, integral proteins are those which cannot be separated from plasma. It has communication all along thickness of plasma only. आगे देखिए, इंट्रिंसिक प्रोटीन कुल प्रोटीन का 70% होता है। इट इज embedded irregularly in lipid bilayer. Embedded का मतलब ही है कि वो लिक्विड का है, एंड नॉट बी सेपरेटेड इजिली, जिसको हम आसानी से अलग नहीं कर सकते। These form enzymes and carriers like translocase and permease. ये बातें याद रखनी है। Translocase and permease are carriers for facilitated diffusion. The extrinsic protein जो बाहर की साइड पे है वो टोटल कंटेंट का 30% होती है of total protein and can be easily removed from the membrane of and act as receptor, recognition center, एंटीजेंस इनके काम है। जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है वो रिसेप्टर का काम कर सकती है, रिकॉग्निशन सेंटर का काम करती है, एंटीजन का काम करती है। होता ये है, ये जो ऊपर की एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है या इंटीग्रल प्रोटीन है, इनका आउटर सरफेस कार्बोहाइड्रेट से अटैच हो जाता है, और उस तरह से अटैचमेंट होने के कारण यह आउटर सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करती है, और वह सरफेस द डिपोजिटेड लेयर आर कार्बोहाइड्रेट ऑन outer surface of plasma membrane having protein and lipid is known as cell coat or glycocalyx, and the function of cell coat is of receptor, recognition and formation of antigen. यही असली बात है। These proteins provide elasticity, ये प्रोटीन इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। इन्हीं की वजह से मोजैकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन है एंड डायनामिज्म, मूवमेंट है टू द मेम्ब्रेन। ये डायग्राम है आपके सामने जो फ्लूइड मोजैक मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया है। जो सबसे बाहर, ये 2D डायग्राम है, जो सबसे बाहर ऊपर की तरफ आपको ये डार्क कलर के
स्टेप दिख रहे हैं, इट इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इस एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के ऊपर जो चेन जैसी संरचना छोटी छोटी देख रही है, ये कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से मिलकर बना लिया है ग्लाइकोप्रोटीन। जो प्रोटीन डार्क पोजीशन में ऊपर से लेकर नीचे तक है, चैनल का काम कर रही है। इस चैनल लाइक प्रोटीन को, जिसकी पहुंच ऊपरी सतह से निचली सतह तक है, हम इंट्रिगुलर या इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। और इनके बीच ये जो आपको सर्कल दिख रहा है, ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, ये जो सर्कल है, ये बाइलिपिड, बाई मॉलिक्यूलर लिपिड लेयर का है। अब इस बाई मॉलिक्यूलर लिपिड लेयर, जिसका नेचर फ्लूइडल है, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन फ्लोट करते हैं। इट मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स in plasma membrane according to fluid mosaic model is similar to protein icebergs are found embedded in ocean of lipid। समझ लें कि समुद्र पानी का जो बना हुआ है वो लिक्विड है, और वह लिक्विड लिपिड का बना है। उसमें जो बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े तैर रहे हैं वो प्रोटीन का है। जो प्रोटीन के टुकड़े या बर्फ के टुकड़े सतह पे तैर रहे हैं वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, और जिसकी पहुंच ऊपर से लेकर नीचे तक है वही इंटीग्रल प्रोटीन है। एक्सप्लेनेशन देखिए, इट इज ए फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन शोइंग द चैनल प्रोटीन्स। ये चैनल प्रोटीन्स दिख रही हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, इस एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स विथ अटैच्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये ग्लाइकोप्रोटीन जो सेल कोड का निर्माण करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल में आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, और हर समय दिमाग में रहना चाहिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट है। पहला, जो लिपिड मॉलिक्यूल है, लिपिड मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड मोजाइक मॉडल शोज कन्फॉर्मेशनल चेंजेस विच इज नोन एज फ्लिप फ्लॉप। पहला सवाल तो यही होगा कि फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सा कंपोनेंट करता है? द आंसर इज लिपिड मॉलिक्यूल। दूसरा क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट? आपका आंसर है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इन्वॉल्व्स movement of molecule from one side to the other side across the membrane of lipid molecule. It is the movement of lipid molecule from one side to other side across the membrane. मेम्ब्रेन के आर पार लिपिड मॉलिक्यूल का मूवमेंट जो होता है उसी को हम फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कैन नॉट बी सीन बाय प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Second important point, the globular proteins are just like icebergs floating in the sea of lipids. Protein icebergs are found embedded in ocean of lipid. That is the meaning. Protein icebergs are able to shift laterally, चूंकि फ्लूइड है लिपिड, उसमें ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। इसी को लिखा गया है प्रोटीन आइसबर्ग्स आर एबल टू शिफ्ट लेटरली ड्यू टू फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सम लार्जर ग्लोबुलर इंट्रिंसिक प्रोटीन्स फॉर्म टनल, दैट इज चैनल्स। इसको हम ट्रांस मेम्ब्रेनस प्रोटीन्स भी कहते हैं, विच कैन पास इनटू लिपिड लेयर, लिपिड बाइलेयर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। हम बता ही रहे हैं आपको कि कुछ इंटीग्रल प्रोटीन ऐसी हैं जिनकी पहुंच ऊपरी सतह से लेकर निचली सतह तक होगी, ऊपर से लेकर नीचे तक होगी, और जिस प्रोटीन की पहुंच ऊपर से लेकर नीचे तक हो यानी मेम्ब्रेन के आर पार हो, उसी को हम ट्रांस मेम्ब्रेनस प्रोटीन कहेंगे। ट्रांस मेम्ब्रेनस प्रोटीन्स आर इंटीग्रल प्रोटीन्स व्हिच कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। टनल प्रोटीन फंक्शंस, ये जो चैनल का काम करते हैं, ए चैनल फॉर पैसेज ऑफ वाटर का पैसेज प्रोवाइड करते हैं, एंड अदर वाटर सॉल्युबल मटेरियल्स। नेक्स्ट पॉइंट, लिपिड्स
ऑफ एक्सटर्नल सरफेस, जो बाहर का सरफेस है, एंड इंटीग्रल प्रोटीन्स एट द सर्टन प्लेसेस बियर ओलिगोसैकेराइड्स फॉर्मिंग ग्लाइकोलिपिड्स। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी ग्लाइकोलिपिड बना रही है, इंट्रिंसिक प्रोटीन भी ग्लाइकोलिपिड बना रही है, और जो एक्सटर्नल सरफेस ऑफ लिपिड लेयर ऑफ मेम्ब्रेन है वो भी लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट्स जुड़कर लिपोप्रोटीन बनाएगा, लिपो ग्लाइकोलिपिड्स बनाएगा एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाएंगे, विच टुगेदर फॉर्म, जो हम पहले ही बता चुके हैं, ग्लाइकोकैलिक्स और सेल कोट। यहाँ ध्यान रखना है, सेल कोट या ग्लाइकोलिपिड कैलिक्स का पाया जाना एनिमल मेम्ब्रेन में, एनिमल की सेल मेम्ब्रेन। इन केस ऑफ प्लांट it is the middle layer of which nature is cementing. In case of animal, it is the cell coat of which nature is cementing. Cell coat acts as recognition center, site of attachment and antigen specificity को भी मेंटेन कर में रिकॉग्नाइज करता है। सेल रिकॉग्निशन, सेल एडहेरेंस एंड इम्यूनिटी एंटीजन के रिकॉग्निशन का काम कराया जाता है ग्लाइकोकैलिक्स या सेल कोट के द्वारा। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल differs from the unit membrane model in the arrangement of proteins. ये याद रखना है। What is the basic difference between the unit membrane model and fluid mosaic model? The first difference is arrangement of proteins. The second difference is the nature of protein layer in unit membrane model and sandwich model is symmetric. Extrinsic protein layer, intrinsic protein layer, but according to fluid mosaic model, it is asymmetric. The outer protein layer is associated with the carbohydrate, while the inner protein layer, that is the intrinsic, is not associated with carbohydrate. That's why its nature is asymmetric. Lipid nature of the cell membrane can be destroyed with benzene. एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि रूट बीट को बेंजीन के सोल्यूशन में डाला गया और उस एंथोसायनिन सोल्यूशन में बाहर आ गया। ये साबित करता है कि बेंजीन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसका नेचर सेलेक्टिव परमिएबल है, उसको ब्रेक कर दिया, उसको डिसॉल्व कर दिया, और जिसकी वजह से एंथोसायनिन मेम्ब्रेन को क्रॉस कर बाहर आ गया। वही बात यहाँ लिखी हुई है। लिपिड नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन कैन बी डिस्ट्रॉयड विद बेंजीन। बेंजीन ट्रीटेड बीट रूट, चुकंदर को बोलते हैं, leak out anthocyanin. Anthocyanin is the pigment responsible for color of beetroot, while the pigment is retained in the untreated. जो untreated थे उसमें पिगमेंट पानी में बाहर नहीं आता, जो बेंजीन से ट्रीटेड होते हैं उसमें कलर बाहर आ जाता है। जो कलर है इट इज फाउंड सराउंडेड बाई टोनोप्लास्ट. टोनोप्लास्ट इज द कवरिंग ऑफ वैक्यूल इन विच एंथोसायनिन इज प्रेजेंट. एक और बात आपको पढ़ाया गया, अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि द नेचर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल इन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज फ्लूइडल एंड इट वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय टू साइंटिस्ट, रे एंड एडिडिन. ये वही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने प्रयोग के द्वारा ये साबित कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जो लिपिड का मॉलिक्यूल है वो लिक्विड है. ये अपने एक्सपेरिमेंट से इन्होंने साबित कर दिया. कैसे साबित किया? दे टुक माउस लेबल्ड सेल्स, माउस सेल लेबल्ड विथ ग्रीन फ्लोरोसेंट. इन्होंने चूहे की सेल ली जिसको ग्रीन कलर से फ्लोरोसेंस एंटीबॉडी से कलर कर दिया, एंटीबॉडी की डाई थी. और ह्यूमन की भी सेल ली HUMAN विथ रेड फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी जो रेड कलर की थी. और इन दोनों को PEG के सहारे, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल के सहारे एनिमल सेल्स का फ्यूजन कराया. जब ये फ्यूजन हुआ तो एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड रेड एंड ग्रीन डाइज आर फाउंड टू मिक्स थॉरोली. ये दोनों कलर मिक्स करेगा. इफ इट इज केप्ट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड नो मिक्सिंग इज ऑब्जर्व ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ लिपिड्स.
0 डिग्री पे लिपिड का सॉलिडिफिकेशन हो गया और जिसकी वजह से मिक्सिंग नहीं हुई। 37 डिग्री पे उनका सॉलिडिफिकेशन नहीं हुआ, लिक्विड फॉर्म में मेंटेन रहा और इस वजह से मिक्सिंग पाई गई। दिस कुड हैपन ओनली इफ द लिपिड लेयर वाज फ्लूइड एंड द लेबल्ड प्रोटीन दैट इज द एंटीबॉडी डाई कुड मूव इन इट। यस, इट इज करेक्ट। आगे के पॉइंट्स हैं। ATPase एक एग्जाम्पल है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का। इसके अलावा आरबीसी के ऊपर पाया जाने वाला स्पेक्ट्रिन प्रोटीन भी एक्सट्रिंसिक होती है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर पाया जाता है और जिसका नेचर इंट्रिंसिक है। तो आप एक एक्सट्रिंसिक और एक इंट्रिंसिक प्रोटीन के एग्जाम्पल याद रखेंगे। दो साइंटिस्ट जिनके नाम नेहर एंड सैकमैन है, उनको आयन चैनल इन सेल मेम्ब्रेन के लिए नोबेल प्राइज 1991 का दिया गया। द रिकग्निशन एबिलिटी ऑफ सेल कोट दैट इज द ग्लाइकोकैलिक्स इज ड्यू टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एब्जॉर्ब्ड ओवर ग्लाइकोकैलिक्स which form negative charge terminal glycocalyx. This coat helps to recognize microbes and tissue during tissue transplantation. सेल रिकग्निशन में ग्लाइकोकैलिक्स का रोल है, ये बात आपको याद रखनी है। सेल मेम्ब्रेन एराइजेज एज इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर। इसकी ओरिजिन कैसी है? एराइजेज एज इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर ड्यूरिंग सेल ग्रोथ बाय सेल्फ असेंबली ऑफ इट्स कंपोनेंट। इसका अर्थ ये हुआ कि एग्जाम में आए कि सेल मेम्ब्रेन किस ऑर्गेनेल से बनता है, तो आपको बताना है कि यह सेल्फ ओरिजिनेटेड इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है जो अपनी सेल्फ असेंबली करता है। अब लास्ट में आता है कि सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या हैं। Cell membrane protects the cell from injury. It forms the definite shape. It provides the definite shape to all animal cells. In case of plant, definite shape is provided by cell wall. Due to absence of cell wall, animal cells shape is determined by cell membrane. Second function है इसका, it regulates the flow of material in and out of cell. Cell membrane is responsible for in and out movement of materials. आगे देखते हैं। It permits exit of secretions waste by exocytosis. Exocytosis को ही हम cell vomiting भी कहते हैं। Cell vomiting भी कहते हैं। इसी को हम immunocytosis भी कहते हैं। The outward movement of materials from plasma membrane is known as exocytosis. Exocytosis and endocytosis is collectively called as bulk transport. Inside movement of materials in a living cell through plasma membrane is known as endocytosis. यदि यह इंडोसाइटोसिस सॉलिड पार्टिकल की हो तो उसको हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं, यानी endocytosis of solid particle is known as phagocytosis. Endocytosis of liquid particle is known as pinocytosis. Phagocytosis को सेल ईटिंग भी कहते हैं, पिनोसाइटोसिस को सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं। फैगोसाइटोसिस टर्म जिस साइंटिस्ट ने दिया उसका नाम मिटनिकॉफ है और लेविस ने टर्म दिया था पिनोसाइटोसिस। आगे फंक्शन देखते हैं। बल्क ट्रांसपोर्ट में एक्सोसाइटोसिस और इंडोसाइटोसिस दोनों होती है। In nerve cells, the cell membrane takes part in transmission of impulses. न्यूरॉन्स के इम्पल्स का ट्रांसमिशन भी सेल मेम्ब्रेन के सहारे होता है। मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट पैसेज ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस बायोमेम्ब्रेन्स अकर्स बाय द 3 मेथड्स: पैसिव, एक्टिव एंड बल्क। पैसिव वो है जहां एनर्जी का खर्च ना हो, एटीपी का यूज ना हो। एक्टिव वह मेथड है जहां एटीपी का यूज हो, और बल्क में एक्सो ट्रांसपोर्ट भी होगा, एक्सोसाइटोसिस भी होगी और इंडोसाइटोसिस भी होगी। यहाँ ध्यान रखना है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट पैसिव में होता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट एक्टिव में होता है। हम ये सारे मूवमेंट जो सेल मेम्ब्रेन के सहारे कराए जाते हैं उसको बहुत ही इजीली ढंग से समझाने के लिए एक फ्लो चार्ट बनाकर लाए हैं।
इसको आप ध्यान से देखें, आपको तुरंत समझ में आएगा। लिखा है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की मैकेनिज्म दो कैटेगरी की है। एक को बोलते हैं पैसिव प्रोसेस, ब्रैकेट में हिंट लिखा हुआ है, नो यूज ऑफ एटीपी, देयर विल बी नो यूज ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इफ इट रिक्वायर्स एटीपी, इफ इट यूजेज एटीपी, देन द प्रोसेस इज एक्टिव। ये ध्यान रखना है, कब एक्टिव, जब एटीपी यूज हो, कब पैसिव, जब एटीपी यूज ना हो। अब यह जो पैसिव प्रोसेस है